Hello friends, you are welcome on my YouTube channel which name is Economic Bharti. I wanna say sorry to you because I could not upload any video from 2 months. Okay, तो लास्ट वीडियो में मैंने रिज़र्व बैंक के जो ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, आज इसकी मॉनेटरीज पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो है रेपो रेट। ये रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट में रिज़र्व बैंक से दूसरे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कुछ समय के लिए लोन या फिर रुपए उधार लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, मुश्किल से एक या आधी रात तक के लिए, ठीक है, लोन उधार लिया जाता है। ठीक है, और इसके अपोजिट में होता है रिवर्स रेपो रेट। ये नाम से लग रहा है रेपो रेट का रिवर्स है, रिवर्स रेपो रेट। देखिए रेपो रेट में क्या होता है, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, कम समय के लिए। लेकिन रिजर्व रेपो रेट में बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं जिसके बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है। रिवर्स रेपो रेट से कम रहती है। ठीक, इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं। ठीक, इसकी रेट रेपो रेट से ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है CRR। CRR होता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये क्या होता है, ये मार्केट में जो भी फंड है उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक इसका यूज़ करता है। सपोज़ करिए जैसे कि किसी पर्सन ने मार्केट में, आप देख रहे हो, 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और रिजर्व बैंक ने बोला CRR कैश रिजर्व रेशो, कैश का जो रिजर्व है उसका रेशो 4% है। तो बैंक को 1000 पर 4% रिजर्व करना होगा आरबीआई के पास। जैसे कि 1000 का 4% हुआ 40 रुपीज़, तो बैंक 40 रुपीज़ आरबीआई के पास डिपॉजिट करेंगे और 960 रुपीज़ बैंक्स के पास अपने यूज़ के लिए रहेंगे। ठीक, तो 4% टोटल डिपॉजिट का बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास। इसके बाद बात करते हैं SLR, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है, ये बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड रेशो से जो भी अमाउंट निकल कर आता है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि SLR अगर 20% है, ठीक है, तो टोटल डिपॉजिट अगर 1000 हुआ है तो 1000 का 20% लगभग 200 रुपीज़ इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये 1000 में 200 रुपीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं तब बैंक के पास बचेगा 800। तो ये 800 को ही यूज़ कर पाएंगे, लोन के लिए दे पाएंगे। अब हम CRR और SLR में फ़र्क देते हैं। CRR क्या होता है, उसमें रिजर्व बैंक के पास कैश रखना पड़ता है रिजर्व में, ठीक है, और SLR में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ता है। CRR और SLR जो हैं ये बैंक के लिए एक बैंकिंग संकट से बचाने के लिए हैं। ठीक है, कभी बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि बड़ी संख्या में लोग पैसे मांगने के लिए कमर्शियल बैंक के पास आ जाए, उनके पास पैसा ना हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? अगर उनके पास रिज़र्व होगा तो वो उसी रिज़र्व से पेमेंट कर पाएंगे और बैंकिंग संकट की स्थिति नहीं आएगी। इसके बाद अब CRR प्लस SLR इन दोनों को कंबाइन करके देख लेते हैं। सपोज करिए CRR 6% और SLR 20% है। टोटल डिपॉजिट 1000 है तो 1000 पर 6% CRR अगर कैलकुलेट करें तो वो 60 रुपीज़ होती है, और SLR 20% होगा 200, तो 200 प्लस 60 260 रुपीज़ होगा। तो वो बैंक्स के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और रिजर्व बैंक के पास रिज़र्व करना पड़ेगा, तब बैंक के पास 740 रुपये ही बचेंगे। अभी 740 रुपये का बैंक क्या करेंगे, लोन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब अगर ये रेट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो बैंक के पास बैलेंस उतना ही कम होगा। बैंक का बैलेंस कम होगा तो लोन के रूप में वो कम दे पाएंगे। जब लोन के रूप में पैसा कम जाएगा तो लोग खरीदारी कम करेंगे, शॉपिंग कम करेंगे, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन घटेगा। लेकिन अगर ये रेट कम हो जाती है तो बैंक के पास बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक के पास जब बैलेंस बढ़ेगा तो लोन भी ज़्यादा बांटेगा,
जब लोन ज़्यादा बटेगा, पर्सन के पास ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा शॉपिंग करेगा, तो किसी भी गुड्स की उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, so thank you for watching my video. If you like video, to subscribe my channel.